मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह है और मैं प्लास्टिक सर्जन हूं और आईएमए वाराणसी के बिहाफ पर आज इस मीटिंग को मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं और आप सबके लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और आज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो कि सीएमओ वाराणसी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है और इसका पूरा इंतजाम जो है आईएमए वाराणसी के लिए के द्वारा अपने सदस्यों के लिए और अन्य डॉक्टर्स के लिए भी जो कि इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। वाराणसी के सभी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए, सभी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और क्लिनिक ओनर्स के लिए, वर्चुअली सभी डॉक्टर्स के लिए ये मीटिंग आज ऑर्गेनाइज की गई है, ये ट्रेनिंग आज ऑर्गेनाइज की गई है ताकि इस ट्रेनिंग को लेकर ही आप अपने क्लिनिक, नर्सिंग होम या अस्पताल चला सकेंगे और ये ट्रेनिंग लेना आवश्यक है और इसीलिए ये ट्रेनिंग फिर से एक बार आज ऑर्गेनाइज की गई है। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आप सब ज्वाइन कर चुके हैं और मैं बिना देर किए हुए आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर एसपी सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो आपको और जो हमारे ट्रेनर्स हैं उन सबको वेलकम करें और हम तुरंत ही मीटिंग स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एसपी सिंह प्लीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी सिंह हूं। मैं आईएमए बनारस ब्रांच का सेक्रेटरी हूं। मैं आप सभी लोगों का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमारे साथ जो है ऑलरेडी ट्रेनर्स आ चुके हैं। सीएमओ साहब कभी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपको मैसेज किया था कि ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए जो है हमारी ये एक ट्रेनिंग सेशन है। पहले भी सीएमओ ऑफिस में कई बार जो है ट्रेनिंग सेशन हुए हैं जिनका कि वेबिनार भी हुआ है, लेकिन लोगों ने बहुत से लोग जो हैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाए थे। कुछ लोगों ने आधा तिहा सुना था, कुछ लोग का जो है इंटरनेट कनेक्शन अच्छा ना होने की वजह से बीच में उनको छोड़ना पड़ गया या वो नहीं ज्वाइन कर पाए। तो इसलिए आज का ये हम लोगों ने एक स्पेशल सेशन रखा है जिससे कि जो लोग भी बचे हुए हैं वो इस ट्रेनिंग को कर लें, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब ये आप समझ लें कि अगर आपको मरीजों की चिकित्सा करनी है, डॉक्टरी करनी है, मरीजों को देखना है, चाहे आप अपने अस्पताल में देख रहे हो, किसी और अस्पताल में देख रहे हो, सरकारी अस्पताल में देख रहे हो, लेकिन ये ट्रेनिंग आपको करना बहुत जरूरी है। और बगैर इस ट्रेनिंग के आपको भविष्य में डॉक्टरी करने में जो है मुश्किल होगी। तो इसलिए ये सारी चीजें जरूर सीख लें, आज ध्यान से समझ लें, जो भी कंफ्यूजन है उनको दूर कर लें। तमाम चीजें इस तरह की हैं जो नई हैं, अभी नई नई रोज गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, परिस्थिति के हिसाब से रोज बदलाव हो रहा है। इसकी वजह से तमाम लोगों में तमाम तरह की शंकाएं हैं। इस वजह से जो भी आपकी शंकाएं हैं उनको चैट बॉक्स में लिख दें और अपने सवाल इस तरह से रखें, जो सवाल पूछ लिए गए हैं, जो आंसर किए जा चुके हैं, उनको दोबारा नहीं पूछेंगे। उनको जो है और लोगों को मौका देंगे जो अपना वो सवाल पूछ सकें। इस तरह से समय भी बचेगा और एक क्यास होने से बच जाएगा। हमें लगता है कि जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो है डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हैं, जो पैथोलॉजिकल लैब्स जो हैं काम कर रही हैं, उन सब के लिए ये जरूरी है। किसी को ये नहीं सोचना है कि हम ये कर रहे हैं तो हमें नहीं करना है। सबके लिए ये जरूरी है। भविष्य में जो भी चिकित्सा की सुविधाएं देंगे आप, वो बगैर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल के संभव नहीं होंगी और उसके लिए मॉनिटरिंग होगी। जितना जल्दी हम इसको सीख लें और जितना जल्दी इसको अडॉप्ट कर लें और अपने स्टाफ को, अपने नर्सेस को, अपने पैरामेडिकल स्टाफ को जितना अच्छे से हम ट्रेन कर लेंगे, उतना ही अच्छा हमारे भविष्य में होगा। तो मैं जो है बाकी हमारे ट्रेनर्स आ चुके हैं, मैं इनसे कहूंगा कि ये लोग अपना अपना परिचय दे दें ताकि इसको हम लोग आज की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएं। अपना परिचय दे दें। यहाँ रख लीजिए, यहाँ से बिल्कुल मैं सामने कर दूंगा। जो भी बोलेंगे वो यहाँ आके सामने करके बोलेंगे। हम पीछे हो जाते हैं, जैसे जब भी जरूरत होगी आगे आ जाइए। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी वाराणसी। सबसे पहले मीटिंग शुरू होने से पहले मैं डॉक्टर सुबोध सर को और अपने सेक्रेटरी और आईएमए के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मतलब इतने लोगों को एक साथ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ये हमारे नोडल सर आ चुके हैं, डॉक्टर पीपी गुप्ता जो आईपीसी कमेटी के नोडल हैं। सर
आप बोले अपना परिचय। हाँ, और हमारे दूसरे सहयोगी ट्रेनर हैं उधर ही। हम शुरू करें क्या बोल? हाँ बोलिए शुरू। और बाकी सबका परिचय कराएंगे। हाँ चलिए। Good afternoon, all of you. At first, welcome to all of you in this session, in Zoom session, and I think that you will get bigger benefited from this IPC training, because Government of India has given the instruction to all of us to give training to all the private hospital service provider. Then myself, Dr. RPK Solanki, डिविजनल कमिश्नर क्वालिटी एश्योरेंस। मैं पूरे वाराणसी का क्वालिटी एश्योरेंस सेल का एक्टिविटीज को देख रहा हूँ। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उसमें हम लोगों ने आज क्वालिटी को एश्योर कर रहे हैं। आईपीसी ट्रेनिंग वगैरह तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चुके थे, लेकिन चूंकि अभी प्राइवेट में ये कोरोना के जो महामारी शुरू हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसी नॉर्म्स पे चलेंगे, देन ही हम इनको स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल देंगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि हम लोग काफी दिनों से ट्रेनिंग दे रहे हैं, जितने भी कुछ लोगों ने हमारे फिजिकली आके ट्रेनिंग ली, कुछ लोगों को जूम के माध्यम से भी दिया गया है, और अभी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग काफी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि बनारस के तमाम हॉस्पिटल जो भी एक्टिव हैं और जो भी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वो सारे लोग जुड़ गए होंगे। और इनसे हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे, वो काफी आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट करने का मतलब कि वो इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आप ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज को चलाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। और वो एक चेकलिस्ट भी आगे हम लोग शेयर करेंगे। उस चेकलिस्ट को आपको हॉस्पिटल में ऑलरेडी IMA के माध्यम से आपको शेयर किया गया होगा। उस चेकलिस्ट के अनुसार आप अपने हॉस्पिटल को अपडेट रखें, ताकि जो क्वालिटी ये IPC कमेटी के लोग हैं यहाँ से जाएं और आपके हॉस्पिटल को चेक करें, तो उनको उन चीजों को स्मूथली मिल सके और वो आपके हॉस्पिटल्स को रिकमेंड कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी को, कि हाँ ये हॉस्पिटल हमारा बेस्ट है और सर्विसेज देने के लिए सक्षम है। थैंक यू। फिर हम लोग बात करेंगे, जो भी होगा आप क्वेश्चन नोट करेंगे और इस पर हम लोग बात करेंगे। इंट्रोड्यूस किसी करना है तो करें या फिर शुरू करें? अरे वहीं से बोले खड़े हो। गुड आफ्टरनून ऑल, मैं डॉक्टर राहुल कटियार, जोनल कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ में IPC कमेटी का मेंबर भी हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आपको डॉक्टर सोलंकी ने काफी कुछ डिटेल जो है ऑलरेडी दे दी है। पहले ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्या उसका है, आप किस तरीके से अपने आप को और अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को बचा सकते हैं। कोरोना आजकल आपको पता ही है कि डेली इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हमारे मास्टर ट्रेनर्स आए हुए हैं यहाँ पे, और आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी हो उसका जवाब दे सकें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल सिंह, सीनियर मेडिकल ऑफिसर यूपी कीमत वाराणसी। IPC जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोगों को फॉलो करना, क्योंकि गवर्नमेंट रूल के अनुसार इसको बिना फॉलो किए ही कोई काम नहीं कर सकते। इन्फेक्शन प्रिवेंशन। हाँ जी, अभी हम लोग शुरू करें तब बता दें कि अभी स्लाइड्स को से देखा जा रहा है और नोट करते जाएं। अगर फिर इसको हम लोग शेयर भी कर देंगे स्लाइड को। शेयर हो रही है, बोलिए। तो PPT वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल वाली सर स्लाइड स्क्रीन शेयर हो रही है और वो देखने का इसको वहाँ राइट्स में शिफ्ट किया होगा। वो IPC करते होगा। वो स्क्रीन शेयर हो गई है, स्क्रीन अगर शेयर्ड है। हाँ हो गया। मेरी आवाज लोगों तक जा रही है? जा रही है। आप बोलिए आप कौन कौन स्क्रीन देखिए, वहां से स्क्रीन दिख रही है। वो इन्फेक्शन वाली सर, इसके बाद IPC वाली लगा दीजिए। ये वाला आप बता दीजिए। हाँ, ये आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये एक ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, प्रमुख सचिव का, जिसमें कि ये आदेश दिया गया है कि हर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो है एक टीम बनाई जाएगी, जिसमें एक एडिशनल CMO का अधिकारी होंगे, जिसमें हमारे नोडल हैं डॉक्टर PP गुप्ता, CMO वाराणसी,
और एक जिला चिकित्सालय के नामित चिकित्सा अधिकारी होंगे, जिसमें कि डॉक्टर प्रसन्न कुमार सर है ज्वाइंट डायरेक्टर, और एक जो है जिला महिला चिकित्सालय के अधिकारी होंगे डॉक्टर राजेश्वर सिंह है, और हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद क्वालिटी के जो डॉक्टर सोलंकी सर हैं, और आईएमए से सेक्रेटरी आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर एसपी सिंह सर भी होंगे, या इनके द्वारा नामित कोई सदस्य होगा। WHO के जिला स्तरीय प्रतिनिधि जो कि उपस्थित हैं और नहीं आए हैं, डॉक्टर जो है SMO होंगे, और यूनिसेफ के जिला स्तरीय अधिकारी इस समय उपस्थित है। इसी के आदेश में जो सर वो दूसरी वाली स्लाइड जो CMO वाराणसी का जो IPC कमेटी जो इस समय उनके सभी नाम आप लोगों के सामने प्रदर्शित है। तीसरा वाला सर, इसमें सर जिन आप सभी लोगों को ये बता दिया जाए कि ये जो प्रोफार्मा आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, इसमें जितने लोग आज ट्रेनिंग ले रहे हैं उन हॉस्पिटलों पर एक नोडल नियुक्त किया जाएगा। वो नोडल जो है वहां पे IPC ट्रेनिंग सबको इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स के लिए जिम्मेदार होगा, और इसका नोडल जो है नामित करके आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है CMO ऑफिस का जो है वो आप देखिए उस पे ईमेल लिखा हुआ है, उस ईमेल पर आप उसको पोस्ट कर दें। उसमें है कि जिसको आप जो है नामित करते हैं उसका नाम, पोस्ट और जो है मोबाइल नंबर के साथ उसको पोस्ट करेंगे। उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स का प्रोटोकॉल को फॉलो करवाता है कि नहीं। दूसरा एक है कि जो है आपको ये असेसमेंट चेकलिस्ट है जो आपको भर के देना है। ये चेकलिस्ट को आपको असेस करना है और इसका जो है कॉपी जो है आपको भेज देना है। इससे हमें पता चलेगा कि क्या मतलब गैप कितना है यहाँ पे, और इसके बाद बीच में ये टीम विजिट करेगी, उस गैप को जो है इम्प्रूव करवाएगी, सपोर्टिव सुपरविजन करेगी। अगर ट्रेनिंग लेने के बाद IPC का फॉलो नहीं किया गया तो आपके अगेंस्ट विधिक कार्यवाही हो सकती है, अगर आप इसे बिना परमिशन के, आप बिना IPC कंट्रोल मेजर्स को फॉलो किए आप अपने हॉस्पिटल को रन करा रहे हैं। ये आप सभी को ऑलरेडी शेयर है, फिर शेयर कर दिया जाएगा। हाँ सर, अगली ये हो गया सर। हाँ ये सर ये आकस्मिक इन्फेक्शन प्रिवेंशन, अब इन्फेक्शन प्रिवेंशन सर PPT। हाँ, ये जो आज की ट्रेनिंग है ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि अगर हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स का फॉलो करेंगे तो वी प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सबसे पहले कि ये है कि बेनिफिट्स ऑफ IPC, इसमें एक प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, देन प्रोटेक्टिंग योर पेशेंट, प्रोटेक्टिंग योर फैमिली, कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। वो तरीका आगे वो क्रॉस कर लो। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करने, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के एलिमेंट हैं, जैसे कि फर्स्ट है हैंड हाइजीन, जिसमें हैंड वॉशिंग के स्टेप्स, सेकंड है रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, थर्ड PPE किट आपको डनिंग एंड डनिंग अकॉर्डिंग टू रिस्क, जैसे उसका रिस्क है उसके हिसाब से आपको PPE किट जो है यूज करने हैं। PPE किट के कई पार्ट्स हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे। सही हो गया सर, इसके आगे हो गया इससे बचा ओके सर। हाँ, ये एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स मेजर्स के मुख्य एलिमेंट है। फर्स्ट है हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, PPH पर रिस्क, PP डनिंग एंड डफिंग, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, सेफ हैंडलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ सॉइल, लाइनन, पेशेंट क्लॉथ, वेस्ट मैनेजमेंट। इन सब के प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है। हैंड हाइजीन, व्हाई नीडेड हैंड हाइजीन? अब हम सभी लोग जानते हैं आवर हैंड इज मेन टूल फॉर ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
one instrument to another instrument. ये है why is hand hygiene required? हैंड हाइजीन क्यों रिक्वायर्ड है? हम सभी लोग जानते हैं कि डोर हैंडल्स आर हाई टच एरिया है, और दूसरा जो है मेडिकेशंस हम हाथ से टच करते हैं, सेल फोन्स, इंस्ट्रूमेंट एंड केयर गिवर्स जो है हमारे केयर गिवर्स अगर एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट को सर्विस देते हैं और इस बीच हम अगर हैंड वॉशिंग ना करें तो हम इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर देंगे। जो है अगर हम हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लगभग 70 to 80% इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। Why do we need steps? हैंड वॉश के स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स क्यों फॉलो करते हैं? आप देखें जो ये रेड एरिया है, रेड एरिया जो है हाथ का, ये अक्सर हम अगर स्टेप से ना धुले, जो हम नॉर्मली हाथ धुलते हैं, तो ये एरिया जो है मिस हो जाते हैं। लेस फ्रीक्वेंटली एरिया जो है ग्रीन मिस हो है, इसके बाद जो कम मिस्ड होते हैं वो ये है नॉट मिस्ड, जिसपे हम बराबर जो उभार वाले एरिया हैं उनको तो हम धुल ही देते हैं। बैक्टीरिया वायरस का रेड में चांसेस जो है, लेवल बता दीजिए। लेवल रेड में जो है चांसेस ज्यादा है। हाँ, रेड में और जो ये इंटर स्पेस है फिंगर्स का, इसमें जो है बैक्टीरिया ज्यादा स्टे करते हैं वायरस से। हमें जो है हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स जो किन मूवमेंट में हम हैंड वॉश करें, मेनली जो 5 मूवमेंट हैं WHO के। फर्स्ट है बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर क्लीनिंग ए सेप्टिक प्रोसीडर, थर्ड आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर और रिस्क, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। पेशेंट सराउंडिंग से मतलब है अगर हम कोरोना पेशेंट के रेस्पॉन्स में देखें तो उसके 1 मीटर का एरिया, पेशेंट जहां पर है उसके 1 मीटर के एरिया को अगर हम टच करते हैं, दैट इज द पेशेंट सराउंडिंग। ये WHO की गाइडलाइन है, 5 मोमेंट में हमें जरूर हैंड वॉश करना है। फिर हैंड वॉश और हैंड रब। वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है इसकी कवरिंग लिपिड की है इसमें, तो इसमें हैंड वॉश, सोप एंड वाटर इज मोस्ट इफेक्टिव। और हैंड रब जो है इसमें अगर हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं तो उसमें मोर देन 70% अल्कोहल होना चाहिए। तो जो इसमें टाइम लगना चाहिए हैंड वॉश में 40 to 60 सेकेंड, और अगर हम हैंड रब या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो मोर देन 20 सेकेंड। आफ्टर हैंड वॉश हम टॉवल का प्रयोग करें जो कि सिंगल यूज होना चाहिए, या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें। बेटर ये है कि हम एयर ड्राई करें। लोकेशन ऑफ बेसिन नॉट ए पॉइंट ऑफ केयर। WHO जो रेकमेंड करता है जब हमारे हाथ डर्टी दिखे या सॉइल दिखे तब हम हैंड वॉश का प्रयोग करें। अदरवाइज क्लिनिकल सिचुएशन में, जैसे कि अगर हम OPD में बैठे हैं तो हम हैंड रब का प्रयोग कर सकते हैं। हैंड वॉश रिकमेंडेशन। हैंड वॉश इज ए मस्ट आफ्टर यूजिंग PPE, आफ्टर टेकिंग ऑफ द ग्लव्स, when hand are visible contaminated with blood or body fluids, patient with Clostridium difficile, enteroviral diarrhea, after using the toilet, before and after eating। ये हैंड वॉश के रिकमेंडेशन है। स्टेप्स ऑफ हैंड रब और हैंड वॉश। जब भी हम हैंड वॉश या हैंड रब करें, हमारा बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाथ के सभी एरिया को हम कवर कर लें। इसमें ये है कि 7 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, और टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट दैट के हैंड वॉश अगर हम सोप एंड वाटर से कर रहे हैं तो 40 to 60 सेकेंड ड्यूरेशन लगना चाहिए। अगर हम जैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे सिचुएशन में, अगर आप अपने हॉस्पिटल के सामने जो रखे हैं हैंड रब रखते हैं लोग लगा के बस ऐसे ऐसे करके चल दिए, तो उसमें ऐसा नहीं है करना। हमें 50 to 20 सेकेंड तक उसको यूज करना है, और 7 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। वो हैंड वॉश में जो स्टेप फॉलो करेंगे वही स्टेप्स जो है हमें हैंड रब जब भी यूज करेंगे वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। और हमें कितना हैंड रब यूज करना है, करीब 3 ml। उसको हम कैसे उसको नापेंगे, हम हाथ ऐसे करें और उसमें 3 ml तक हम जो है हैंड रब का प्रयोग करें। Volume of soap enough to produce leather. Very important, rub hands together until dry for hand rub। अगर हम हैंड रब का प्रयोग कर रहे हैं तो जो है उसको ड्राई होने तक उसको रब करें।
रब ऑल सरफेस थॉरोली डूइंग 7 स्टेप। वो 7 स्टेप्स कौन से हैं? अगर आप सभी लोग मेरा सब दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। अगर आप सभी लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करें तो बहुत बेटर होगा। कोई दिख नहीं रहा वीडियो में, जितने लोग दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। ये है कि हम अपने हाथ से सब कुछ, सबसे पहला जो है स्टेप की हाथ से सब कुछ निकाल दें। ठीक है, जितने लोग दिख रहे हैं उतने ही। हमारे हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हम सभी लोग साथ में प्रैक्टिस करें तो बेटर होगा। नहीं, वो नहीं जा रहे, ये जा रहे। ठीक है, हाँ ये सही है सर। फिर वो आ जाएगा ना पीपीटी। ठीक है सर, ठीक। हम लोग जो है पहला स्टेप, हम इसको पहले में तो नहीं गिनेंगे। सबसे पहले हम हाथ को जहां तक धुलना चाह रहे हैं वहां तक अब उसको हम भिगो लें पानी से, जहां तक डिजायरेबल है, आप जहां तक वॉश करना चाहते हैं। इसके बाद हम सफिशिएंट मात्रा में डिस्पेंसर से ले ले साबुन, या हैंड रब का जो प्रयोग करते हैं उसको। तो पहले हम हैंड वॉश सोप एंड वाटर वाला स्टेप बताते हैं। इसमें ये करना है कि आपने पूरा साबुन पानी से भिगो लिया हाथ को। इसके बाद जो है सफिशिएंट मात्रा में आपने सोप ले लिया, लिक्विड में है या सोप लगा लिया हाथ से अगर आपके पास टिकिया है। तो इसके बाद हम हाथ को इस तरह से ऐसे 20 बार करेंगे, 20 बार। फिर ऐसे करेंगे 10 बार इसको, 10 बार इसको। ठीक है, इसके बाद इंटरलेसिंग विद इंटरलेसिंग। ठीक है, ये इसके बाद मुट्ठी 10 बार इसको, 10 बार इसको, ये। फिर अंगूठा 10 बार इसको, 10 बार इसको। फिर नाखून, इसके बाद कलाई। तो ये एक फार्मूला है, बनाया गया है, जिससे हम सिंपली इसको यूज कर रहे हैं। सुई मान के, एस फॉर सीधा, यू फॉर उल्टा, आई फॉर इंटरलेसिंग, एम फॉर मुट्ठी, ये फॉर अंगूठा, एन फॉर नाखून, के फॉर कलाई। तो इस तरह से हम 7 स्टेप्स का फॉलो करके हैंड वॉश करते हैं, जिसमें 40 to 60 सेकेंड लगने चाहिए। और इसके बाद जो अगर हम हैंड रब का प्रयोग करते हैं, जो कि 70%, मोर देन 70% अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, उसमें भी हम अमाउंट 3 ml लेते हैं। वो लगा मेन स्क्रीन। अगर हम हैंड रब का प्रयोग करते हैं तो इसमें भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने हैंड वॉश के स्टेप्स में किया है। और हम तब तक उसको रब करते रहेंगे जब तक कि अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वो सूख ना जाए। ठीक, ये है स्टेप्स। सुई मान के सीधा उल्टा इंटरलेसिंग, एम फॉर मुट्ठी, ए फॉर अंगूठा, एन फॉर नाखून एंड के फॉर कलाई। When is hand hygiene is a must before touching any device, equipment attached to patient, indwelling catheter, any other drain, ventilation equipment, drawing a specimen, placing IV line. After all above activities, after touching door, almirah handle, handling patient chart, monitor, touching on nose or mouth and hair. शेयर करें, इससे शेयर करें, ये वाला है ना। अभी स्क्रीन आप उधर जी, फिर इसमें पॉज आ जा रहा है, पॉज दिखा रहा है इसमें देखो ये वाला आ रहा है। हाँ, यही आ रहा है। यहाँ पे ना, हाँ, जैसे
ये 7 स्टेप्स हैं हैंड वॉश के। इसके बाद ये व्हेन इज हैंड हाइजीन इज ए मस्ट, हमने इस पे चर्चा कर लिया अभी। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका जो सेकंड पार्ट है रेस्पिरेटरी हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। अवॉइड पेशेंट केयर एरिया इफ यू हैव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्टे होम इफ पॉसिबल, वियर ए मास्क ड्यूरिंग हॉस्पिटल विजिट। बेसिकली अगर कोई किसी को भी फ्लू लाइक सिम्टम्स है तो जैसे ही वो पेशेंट आपके यहाँ आ रहा है आप उसको मास्क दे दें। या जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की बात है तो यदि आपको स्नीज आ रहा है, कफ आ रहा है, और आप अवॉइड करें कि आप भीड़ में ना जाएं। यदि आपको बहुत जरूरी ही है तो आप टिश्यू पेपर का प्रयोग करें, वो भी अवेलेबल नहीं है तो हम एल्बो जॉइंट पे कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आफ्टर स्नीजिंग एंड कफिंग हैंड वॉश जरूर करें। तीसरा स्टैंडर्ड आईपीसी के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसको बताने से पहले एक बार फिर 7 स्टेप्स वाला बता दीजिए। कुछ लोगों का फोन आ रहा है कि अच्छा 7 स्टेप्स वाला फिर से बता दीजिए। अरे सर हम तो इसको बड़ा सिंपल समझ के नहीं जल्दी आगे नहीं निकल। सब ये वाला बता हाँ दीजिए। हाँ सर, कुछ लोगों ने, मैं बता देता हूँ सर, 7 स्टेप लगा देता हूँ। चलिए आप बताइए। हाँ 7 स्टेप का सर फिर से बोले हैं कुछ लोगों ने कि इसको हम रिपीट कर दें। सबसे पहले हम अपने हाथ को पानी से भिगो लेंगे और उपयुक्त मात्रा में, जो मतलब सफिशिएंट मात्रा में सोप एंड वाटर ले लें। जी सर, अच्छा वो डिफरेंट वो शेयर हो रहा है। एक सेकंड, हाँ ये सही है बस, ये सही। नहीं ये इसमें आ रहा है ना, उसमें नहीं आ रहा है, वहाँ नहीं आ रहा है, वहाँ ना वो दूसरा पेज शेयर हो रहा है। अच्छा पुराना नहीं आ रहा। हाँ इसमें ना दूसरा वाला शेयर हो रहा है, हम लोग दिखा रहे हैं ये वाला। हाँ शेयर हो रहा था वो वाला, अब देखो ठीक है फिर बताएं सर इसको। देख रहे थे वो लोग, आपको ये स्क्रीन नहीं देख रहे थे, कैसे बता? ये है कि हम हाथ को भिगो लिया हमने, इसके बाद सफिशिएंट मात्रा में सोप ले लिया। इसके बाद जो है हम इस तरह से इसको 20 बार सीधा, जैसा स्विमान के लिखा हुआ नीचे सीधा, फिर उल्टा 10 बार इसको, 10 बार इसको, फिर इंटरलेसिंग, इसके बाद मुट्ठी 10 बार इसको, 10 बार इसको, फिर अंगूठा, फिर नाखून, फिर कलाई। ये 7 स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के। हमें ये हैंड वॉशिंग हो सकता है बहुत सिंपल हो, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने के चांस हमारे जो हमारे हॉस्पिटल में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आप लोगों को बहुत राइगरस ट्रेनिंग देने की जरूरत है। स्टाफ जो हमारे स्टाफ नर्स हैं और जो स्वीपर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, उनको ये ट्रेनिंग इस कोरोना के रेस्पॉन्स में या इन्फेक्शन प्रिवेंशन के रेस्पॉन्स में देना बहुत जरूरी है। व्हेन हैंड हाइजीन इज ए मस्ट, रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में चर्चा हो गई। पर्सनल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके जो है हम जब पीपी की बात करते हैं तो हम सभी लोग ये समझते हैं कि पूरा वो गाउन ही है उसका पार्ट पीपी, लेकिन पीपी के कई पार्ट्स हैं। ये अगर इसमें से हम किसी एक का भी प्रयोग कर रहे हैं तो वो पीपीई में आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फेस मास्क नोज एंड माउथ को कवर करता है। N95 मास्क ये भी नोज एंड माउथ को। फेस शील्ड आई नोज एंड माउथ को। गॉगल्स आईज को। गाउन, एप्रन एंड ग्लव्स एंड हेड कवर, ये पीपी के पार्ट्स हैं। ग्लव्स टाइप्स एंड यूजेज, ग्लव्स इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। करिए जी सर, ग्लव्स की भी चर्चा करिए। और ये सब इत्मीनान से करें। अच्छा दीजिए। ग्लव्स टू रिड्यूस डिग्री ऑफ कंटामिनेशन ऑफ हैंड्स 16 CFU per minute to 3 CFU per minute of patient care activity. Gloves may be non-sterile, sterile, non-powder gloves, latex or nitrile. Gloves should always be inspected before use to check they are intact. Caution: gloves do not mean complete protection. Small unnoticed tear may be present. जी सर, ये स्क्रीन जो है पॉज हो जा रही है, ज्यादा लोग जुड़ने से तो नहीं होगा।
बहुत हो जाएगा। ये सर एग्जिट करके नॉर्मल व्यू में ला दीजिए जैसे था पहले। बस स्क्रीन शेयर हमारी ये स्क्रीन है ना, यूज ऑफ मास्क जी हमारी देखो। एक सर पीछे कर दीजिए ऑन स्लाइड। हाँ पीछे चर्चा। इस तरह खूब भी आते जा रहे हैं ना। हाँ सर ये इससे में दिक्कत है। सर मेरी वजह से तो नहीं रुक रहा है। नहीं नहीं नहीं, 2 people और 3 people। हाँ सर ये स्लाइड इधर नहीं हो सकती थी, ये पूरा देखो। ये दिख रहा है वहाँ पूरा। नहीं नहीं हमको ये जो इतना कवर कर रहा है सर, ओवरलैपिंग है जो सर। हाँ? ठीक सर ऐसे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ सर वही उसी को सेटिंग करवा रहे हैं सर, वही सेट कर रहा हूँ। अभी आ रहा है? ठीक है, फुल स्ट्रीम करना ना जी। बोले सर जूम करने से भी बढ़ा दीजिए। नहीं नहीं वो जूम कर लीजिए। ठीक 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 सर मैं वो आपके साथ। वो प्रशांत सर का फोन था सर, वो नहीं स्लाइड मेल नहीं खा रहा है सर। नहीं नहीं ये नहीं खा रहा है स्लाइड। इसका साइज अब फुल स्क्रीन बता रहे हैं लोग कि फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है। लोग के छोटे स्क्रीन पे आ रहा उसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा मोबाइल वाले को बड़ी स्क्रीन करनी पड़ेगी क्योंकि रेजोल्यूशन दोनों का डिफरेंट है ना। है। अच्छा मोबाइल वो देखिए आप अपने स्क्रीन पे स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा सर एक बार यही आप सभी लोग जो मोबाइल पे देख रहे हैं ना, अपने फिंगर से पिंच करके उसको फैला सकते हैं तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस स्क्रीन से ये जा रहा है उसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है, 5000 के आसपास रेजोल्यूशन है। तो वो रेजोल्यूशन मैच नहीं करने की वजह से आपके उसमें छोटा दिख रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए तो आपके उसमें अच्छा दिखने लगेगा। थैंक यू सर। हम लोग बात कर रहे थे पीपी फॉर यूज इन हेल्थ केयर फॉर कोविड-19। ये फेस मास्क, N95 मास्क, फेस शील्ड, गॉगल, गाउन, एप्रन, ग्लव्स एंड हेड कवर। ग्लव्स के बारे में अभी बात हो रही थी। तो यूजेज ऑफ मास्क, जैसा हम सभी लोग देख रहे हैं कि N95 मास्क जो है इसका जो है काफी क्राइसिस हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ, सभी मास्क का जो है कमी हुई। तो हमें N95 मास्क कहाँ पे यूज करना है, और या जो हम नॉर्मल मास्क यूज करते हैं उसका हमें जो है सही तरीके से यूज करना है। जैसे कि N95 मास्क हमें कहाँ पर यूज करना है? व्हेन एग्जामिन द नॉन पॉजिटिव पेशेंट या सस्पेक्टेड पेशेंट, व्हेन टेकिंग सैंपल फ्रॉम सस्पेक्टेड केसेस। हम या तो सस्पेक्ट केस को एग्जामिन कर रहे हो या पॉजिटिव पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं। व्हेन डूइंग बैक्टीरियल कल्चर रेस्पिरेटरी सैंपल, when doing RNA extraction in biosafety cabinets. If N95 mask is not available, use triple layered surgical mask. Use triple layered surgical mask for other specimen. Don't touch front portion of mask with hand wash, with hand while or after working. एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम मास्क लगाते हैं, यहाँ स्क्रीन पर भी काफी लोग दिख रहे हैं, मास्क हम नीचे कर लेते हैं फिर ऊपर कर लेते हैं, या N95 मास्क लगा के उसको सामने से खींचते रहते हैं फिर छोड़ते रहते हैं। ये है क्या कि हम इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। आउटर लेयर पर जो भी इन्फेक्शन, जो भी कंटामिनेशन है उसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने हाथ में। दूसरा चीज ये होता है कि जब हम मास्क लगा रहे हैं, मास्क की हमें N95 मास्क की जरूरत कब है? जब हम पॉजिटिव पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो या सस्पेक्ट को, या ऐसी जगह पे वर्क कर रहे हो, पेशेंट का कोई प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें कि एरोसॉल जनरेट हो रहा, वहां पे ही हमें N95 मास्क की जरूरत है। बाकी जगहों पे N95 मास्क की जरूरत नहीं है। और एक दो जगहों पे जरूरत है, जैसे कि अगर आप आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं या आइसोलेशन रूम में ड्यूटी कर रहे हैं, तब आपको N95 मास्क की जरूरत है। और हॉस्पिटल के रिसेप्शन वगैरह पे अगर आप ट्रायज एरिया पर हैं तो वहां पर भी जरूरत है, जहां पे सस्पेक्ट्स आ रहे हैं, या सस्पेक्ट्स आ रहे हैं, जहां सस्पेक्ट्स आ रहे हैं ट्रायज एरिया पे। जैसे आप लोगों ने बताया, मैं क्षमा कीजिए, तो जैसे आप लोगों ने बताया कि जो पेशेंट आ रहा है उसका सारा कई सारे क्वेश्चनेयर्स आपको पूछ लेने हैं, तो उस पर लग रहा है कि सस्पेक्ट नहीं है, तो तब जो उसको डील कर रहा है क्या उसे भी N95 लगाना है? नहीं सर, अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूछ रहा है, अगर कोई भी आपके यहाँ कोई आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की है, वहां पे आप सर्जिकल मास्क से काम चला सकते हैं। सर सिंपल सा ये है कि जो भी पेशेंट हमारे एरियाज में आ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, तो हमारा ये ट्रीटमेंट सोच, हमारा विजन ये होना चाहिए कि हो ना हो कि वो कोरोना पॉजिटिव है, ये लेके हमें आना चाहिए, हमारा विजन नहीं होगा। तो इसके बिहार में सर हमें कंप्लीट पीपीई का जो है
कंसेप्ट एक लिस्ट आगे शेयर की गई है कि कौन सा एरिया में हम कौन कौन पीपीई का यूज करेंगे, वो शेयर कर दिया गया है। अभी मास्क के लिए वो है हमारे पास, यहाँ से भी शेयर हो जाएगी, ऑलरेडी शेयर है कि हमें जो है ये कोविड हॉस्पिटल के लिए है, नॉन कोविड हॉस्पिटल के लिए कौन से प्रोटोकॉल है वो ऑलरेडी शेयर है सर, पीपीई किट के बारे में। अभी एक है सर, हम बता देंगे, इसी में है, आपने सेव किया सर इसको। और एक और चीज है, मास्क एलोन इज इनसफिशिएंट, मास्क जो है आपको इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन देता है, इसके अलावा आपको हैंड हाइजीन के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है, अदरवाइज मास्क आपको जो है फॉल्स सिक्योरिटी देता है। जैसे कि अगर आप मास्क लगा रहे हैं, मास्क लगाने का भी एक टेक्निक है, आगे शायद इसमें नहीं है चर्चा में, बता दे रहे हैं कि जब भी हम मास्क बांधे, ये ध्यान दें, ये जो फोल्ड है, इस पे जो फोल्ड होते हैं ये डाउनवर्ड्स होने चाहिए, या गांव की भाषा में जो खपड़ा बोलते हैं कि आप पानी ऊपर से गिराए नीचे आ जाए। अगर ये फोल्ड अपवर्ड्स है तो यहाँ एक पॉकेट बन जाते हैं जी, आप कई देख सकते हैं, अगर आपने ऐसा लगाया है तो यहाँ पॉकेट बन जाएगा और कोई भी सामने से स्नीज करेगा, कफ करेगा तो वहां पे फंस जाएगा और हम उसे स्प्रेड कर लेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। और जब भी मास्क हम खोलें तो हम सबसे पहले जो है नीचे के लेस खोलें, फिर ऊपर का खोलें, जिससे कि वो, अगर हम पहले ऊपर का खोल देंगे तो पलट जाएगा और आपके कपड़े पे लग जाएगा। तो मास्क के बारे में हो गया, इसमें यही गलत है। हाँ वो गलत है सर ये, लेकिन अभी सर उसको गलत को हम लोग और जस्टिफाई ना करें, उल्टा ही पहने सर, आप वो मत पहने सर। हाँ, और एक बात मास्क के बारे में एक चीज और बतानी है कि अगर एक बार मास्क आपने फिट कर लिया तो कृपया उसे ना फ्रंट से छुएं ना उसे चेंज करें। इसके बाद उसको जब भी आप निकालते हैं तो उसे क्लोज डस्टबिन में डाल दें। गाउन सिंगल यूज लॉन्ग स्लीव्ड फ्लूड रेजिस्टेंट होना चाहिए, रीयूजेबल नॉन फ्लूड रेजिस्टेंट गाउन, प्लास्टिक apron to be used on non-fluid resistant gown. Quality of gown, how to check quality of gown? Quality of gown depends on weight in gram per square meter, 40 GSM, 70 GSM, 95 GSM। ये जो है ये इसका क्षमता है बैक्टीरिया और वायरस को रोकने की। 95 जो है 95% वायरस को रोक सकता है, जैसा आप N95 मास्क का प्रयोग करते हैं। सर ये जो 13 पीपल वाला ये आ रहा है, ये लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा बढ़ते जा रहे हैं। ये सर विंडो उधर ही ना रहे, वो हट नहीं रही है वहां से। अच्छा सर। हाँ, दूसरा ये है, दूसरा इसकी क्वालिटी टेस्ट के लिए है फैब्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसिलिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट। तीसरा टेस्ट है सीम जॉइंट टेस्ट टू सी इफ लीकेज कैन अकर, मॉइस्चर वेपोर ट्रांसमिशन टेस्ट, सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये बेसिकली गाउन के जो हैं टेस्ट के, क्वालिटी टेस्ट के पैरामीटर हैं। इनमें से लगभग अगर जो है आपका जो गाउन है वो फिट होना चाहिए इन सबके क्वालिटी पर। ये आई वियर जो आंख को हमारे प्रोटेक्ट करता है, गॉगल फिट इन द फेस इमीडिएटली सराउंडिंग द आईज एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव सील अराउंड द आई। This prevent aerosol from entering under or around the goggles. Head cover and shoe cover. Shoe and head covers provide a barrier against possible exposure within a contaminated environment. They must be flood resistant, preferably of the same material as gown. शो कवर के बारे में बताना है, कहीं कहीं पर शो कवर केवल जो है हमारे जूते को ही कवर कर रहे हैं। ये बेसिकली नी जॉइंट से नीचे तक होने चाहिए। ये गाइडलाइन ऑन रेशनल यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका एक ये कोविड-19 हॉस्पिटल के लिए है। ये गाइडलाइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। नॉन कोविड हॉस्पिटल के लिए जो बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है वो शेयर की जा चुकी है या आज अभी कर दी जाएगी सर के आईडी से। उसका है कि आप लोगों को कैसे जो है ट्राइज एरिया में, जैसे अगर आप कोविड हॉस्पिटल में है तो वहां पे मॉडरेट रिस्क है, ट्राइज एरिया वहाँ N95 मास्क और ग्लव्स का है। आप अपनी लिस्ट देखेंगे तो उसमें जो है हम यहाँ पे N95 की जगह पे सर्जिकल मास्क से भी काम चला सकते हैं। अगर आपके यहाँ फ्लू ओपीडी हो रही है तो वहाँ पे N95 मास्क चाहिए। सेकंड जो हेल्प डेस्क रजिस्ट्रेशन काउंटर पर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप सर्जिकल मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक पेपर होगा,
टेम्परेचर रिकॉर्डिंग स्टेशन पर भी हम सर्जिकल मास्क है, लेकिन ये जो लिस्ट है, ये जो इसमें शेयर है, ये कोविड हॉस्पिटल के लिए। बाकी कोविड ये आईसीयू फैसिलिटी अगर आप संचालन कर रहे हैं, ये सबके लिए सेम है। यहाँ पे आपको पीपीई किट के सारे पार्ट्स आपको यूज करने होंगे। वहां पे आपको N95 मास्क, ग्लव्स, गाउन, गॉगल्स, हेड कवर एंड शो कवर। यदि आप जो है सारी वार्ड में काम कर रहे हैं तो भी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वार्ड में अगर काम कर रहे हैं तो भी आपको पीपीई किट के सारे पार्ट्स आपको यूज करना जरूरी है। सैंपल कलेक्शन सेंटर पर है, खैर प्राइवेट में अभी कहीं हो नहीं रहा है। डेड बॉडी पैकेजिंग है, अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति आया और वो सस्पेक्ट है कि ये कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो उसको बॉडी पैकिंग करते समय जो है उस हमारे स्टाफ को पीपीई किट की सभी कंपोनेंट आपको देने पड़ेंगे। N95 मास्क, ग्लव्स, गाउन, गॉगल्स, हेड एंड शो कवर। बाकी जगहों पर जो है डेड बॉडी हैंडलिंग है, ये यहाँ पर भी मॉडरेट रिस्क है। ये एक शेयर किया हुआ है सर, इस टाइप का है ये सामने दिखा दीजिए, दिख रहा है। ये इस तरह से है, शेयर किया गया है आपको, या अभी हम इसी प्लेटफॉर्म से शेयर हो जाएगा सर? ये मेरे पास है इसकी हाँ, हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी है, ये शेयर हो जाएगा। तो ये नॉन कोविड हॉस्पिटल के लिए है, सेम गाइडलाइन। अब हम पीपीई डनिंग कैसे करते हैं? प्री रिक्वेसिटीज बिफोर डनिंग ऑफ पीपीई: वियर स्क्रब सूट और आईसीयू ड्रेस बिफोर डनिंग, डू हैंड हाइजीन, select PPE of correct size, always put on PPE before contact with COVID-19 patient, wear PPE only in designated dunning area। अगर आपके यहाँ फ्लू ओपीडी हो रही है या कोविड सस्पेक्ट आ रहे हैं, इसके पीपीई के डनिंग के लिए आपको डेजिग्नेटेड एरिया बनाना पड़ेगा, और जहां भी आप पीपीई किट पहनने जा रहे हैं अपने करेक्ट साइज की और उसके सारे कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू रिस्क वहां पे पहले से ही अवेलेबल होने चाहिए, जहां पे डनिंग एरिया आपने डिसाइड किया है। तो वहां पे आपके करेक्ट साइज क्या होना चाहिए, और सबसे पहले एक हैंड हाइजीन 7 स्टेप्स में करने के बाद ही आप जो है पीपीई किट को टच करेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर पीपीई: ऑलवेज रिमूव पीपीई आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। जैसे आपका टास्क कंप्लीट हो उसको तुरंत जो है हम उसको निकाल दें। ये नहीं कि उसको पहले, अभी काफी देखने में आता है कि लोग फोटो खींच के उसको फेसबुक पे और कोविड-19 पे वॉरियर के रूप में डाल रहे हैं। आपका जैसे टास्क कंप्लीट हो तुरंत उसको जो है निकाल दें, इस बात का ध्यान रखें। डिसइंफेक्ट द पीपीई कंपोनेंट बिफोर डिस्कार्डिंग। डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे? इसके 2 तरीके हैं। जब हम पीपीई किट को जो है निकाल रहे हैं तो या तो हम 70% डिसइंफेक्टेंट रखें जहाँ पे डफिंग एरिया जो डिजिग्नेटेड होगा वहां पे, नहीं तो दूसरा जो ऑप्शन है कि आपका जो येलो बिन है, ये जितने भी सस्पेक्ट के पीपीई किट होंगे वो येलो बिन में डिस्कार्ड किए जाएंगे, और वहां पे पहले से ही आप जो है 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन घोल के रखें और उसमें उसको डिप कर दें। नेवर रीयूज अंटिल इंस्ट्रक्टेड। चेंज पीपीई इफ इट हैज एनी डिफेक्ट और गेट्स कंटामिनेटेड ड्यूरिंग प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर के समय ये कोई डिफेक्ट है तो उसे आप जो है तुरंत चेंज कर दें। रिमूव केयरफुली टू अवॉइड कंटामिनेशन और इन्फेक्शन। डू नॉट टच पीपीई कंपोनेंट फ्रॉम फ्रंट आफ्टर यूजिंग। नेवर टच योर बॉडी पार्ट्स व्हाइल यूजिंग पीपीई। जब भी हम पीपीई यूज कर रहे हैं हम कोई भी उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, उसका बाहर का पार्ट्स नहीं टच करेंगे। सर इन लोगों को एडमिट कर दीजिए। अच्छा सर, पीपीई किट के लिए ये है कि डू नॉट टच पीपीई कंपोनेंट फ्रॉम फ्रंट आफ्टर यूजिंग। जब भी हम पीपीई किट को यूज कर रहे हैं उसको सामने से या आउटर पार्ट नहीं टच करना है, क्योंकि आउटर पार्ट इज मोर कंटामिनेटेड। नेवर टच योर फेस और एनी बॉडी पार्ट्स व्हाइल यूजिंग पीपीई। जब हम पीपीई पहने हुए हैं तो हम किसी भी बॉडी पार्ट को टच नहीं करेंगे, नहीं ना तो फेस को ही टच करेंगे। फेस को क्यों नहीं टच करेंगे? आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस जो है हमारे बॉडी पर पड़ा रह सकता है, लेकिन अगर वो हमारे डेंजर एरिया जैसे आईज, नोज एंड माउथ पे टच कर दिया हमने अपने कंटामिनेटेड हाथ से, तो जो है वो स्प्रेड करता है।
ये ट्रेनिंग देने से पहले एक चीज और रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि आप अपने स्टाफ को, हॉस्पिटल के जो भी आपके स्टाफ है जिन्हें आप ट्रेनिंग देंगे, उन्हें कोविड-19 वायरस के बारे में, कोविड-19 डिजीज के बारे में और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में जरूर एक्सप्लेन कर देंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये केवल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, नंबर 1। नंबर 2 फिजिकल कांटेक्ट, नंबर 3 कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से। तो हमें इस चीज का, और इसमें हमारे हैंड का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। हैंड को हम कहीं भी टच करते हैं और अपने फेस पे ले जाने की जो हैबिट है, उसकी वजह से ये जो है हमारे मुंह में, हाथ में और आंख के थ्रू ये इन्फेक्ट करता है। ये चीज हम जरूर बताएं अपने स्टाफ को जब ट्रेन कर रहे हैं। पुटिंग ऑन डफिंग पीपी, डनिंग पीपी। डनिंग पीपी जैसा हमने पहले बताया कि एक डेजिग्नेटेड एरिया में होना चाहिए। सबसे पहले आपको हैंड हाइजीन 7 स्टेप्स में कर लें। इसके बाद आईसीयू सूट्स पहन लें, फिर प्रोटेक्टिव पैंट्स पहन लें। इसके बाद जो है बाथ शू कवर पहनने के बाद जो है यहाँ पे एक चेंज है, ये थोड़ा सा, कि हमें इनर पेयर ऑफ ग्लव्स पहनने हैं, फिर गाउन पहनने हैं। ये इसको इम्प्रूव कर ले सभी लोग। इसमें जो लिखा है, जब आप इसका वीडियो देखेंगे, एक लिंक अभी भेजेंगे, तो उसमें ये है कि इनर पेयर ऑफ ग्लव्स, और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली वो सही भी है। शू कवर, इसके बाद इनर पेयर ऑफ ग्लव्स, इसके बाद गाउन पहनेंगे, फिर मास्क पहनेंगे, फिर हेड कवर पहनेंगे, फिर आई कवर पहनेंगे, फिर अगर फेस शील्ड की जरूरत है फेस शील्ड पहनेंगे, और बाद में आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स। आउटर पेयर, जब हम इनर पेयर ऑफ ग्लव्स पहनते हैं तो उसके बाद जब गाउन पहनेंगे तो इनर पेयर ऑफ ग्लव्स जो है नीचे होगा, और आउटर पेयर ऑफ, और इसके बाद उसको हम सील कर देते हैं टेप से। इसके बाद हम आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स पहनेंगे, तो उस ग्लव्स का जो है उसको ओवरलैप कर लेंगे गाउन के आर्म पर। डफिंग कैसे करते हैं? डफिंग करने के लिए ये भी डेजिग्नेटेड एरिया में होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया 2 पेयर ऑफ ग्लव्स हमने पहना है। जो ग्लव्स होगा वो बेसिकली, जो इनर ग्लव्स होगा वो डिफरेंट कलर का, आउटर ग्लव्स जो है डिफरेंट कलर। अगर सेम कलर आप यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि मार्क कर लें कि इनर ग्लव्स, इनर पेयर ऑफ ग्लव्स एंड आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स। बेटर ये है कि डिफरेंट कलर का हो। जब हम डफिंग करते हैं, डफिंग करते समय एक चीज ध्यान में रखें, सबसे पहले मोस्ट कंटामिनेटेड कौन सा है? आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स। उसे हम निकालेंगे। जो भी पार्ट हम निकालेंगे उसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है उसको जो है अपने हैंड को, या इनर पेयर ऑफ ग्लव्स जो हम पहन रखे हैं उसको जो है हम सैनिटाइज करेंगे। फिर अगला जो है पीपीई किट का पार्ट निकालेंगे। अगर हमारे पास ये अल्कोहल बेस्ड 70% अल्कोहल सैनिटाइजर अवेलेबल है, डिसइंफेक्टेंट, तो तुरंत हम डिसइंफेक्ट करते जाएंगे। अदरवाइज येलो बिन में हम पहले से 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन घोल के रखें, और उसमें सारे पीपीई किट के पार्ट्स जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे वैसे वैसे वहां रखते जाएं। देखिए इसमें टेक आउट ऑफ आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स, डू हैंड हाइजीन ओवर इनर पेयर ऑफ ग्लव्स विद हैंड रब, रिमूव शू कवर, डिसइंफेक्ट विद 70%। या तो आप 70% अल्कोहल से उसको डिसइंफेक्ट करिए, या येलो बिन में आप उसको पहले से जहां पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन है उसमें आप उसको डाल दीजिए। फिर आपको अगला निकालने से पहले, फेस शील्ड या आई कवर निकालने से पहले आपको फिर इनर पेयर ऑफ ग्लव्स को हैंड रब या सैनिटाइज करना है। फिर अगला जो है, आप डू हैंड हाइजीन अगेन इन इनर ग्लव्स, रिमूव हेड गियर, इसको भी आपको डिसइंफेक्ट करना है और येलो बिन में डाल देना। डू हैंड हाइजीन अगेन, आपको जितने भी पार्ट्स आप निकालेंगे उसके बाद आपको हैंड हाइजीन रिपीटेडली आपको करते जाना है 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। डू हैंड हाइजीन अगेन इन इनर ग्लव्स, रिमूव मास्क। ये ध्यान देना है कि हम मास्क सबसे बाद में निकालें, सबसे बाद में नहीं, इनर ग्लव्स निकालने के पहले हम मास्क निकालें, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस डिजीज। रिमूव डिस्पोजेबल पैंट्स, और इसके बाद जो है हम हैंड हाइजीन और इनर ग्लव्स निकालेंगे, फिर हैंड हाइजीन करें। यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे ही हम इनर ग्लव्स निकालेंगे हम हैंड को सैनिटाइज करेंगे, फिर हैंड वॉश करेंगे।
जब हम पहनना शुरू करते हैं पहले हैंड वॉश करते हैं, इसलिए कि अगर हमसे रिफ्लेक्स में कुछ चीज टच हो गया, हैंड वॉश मान लीजिए कि आपका जो वॉश बेसिन है वो थोड़ा सा दूर है, रिफ्लेक्स में आपने कुछ टच कर दिया तो वहां पे ट्रांसमिशन होने से बच जाएगा। तो सबसे पहले हम हैंड को सैनिटाइज करेंगे, इसके बाद हैंड वॉश करने के बाद फिर हम कहीं जाए। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, ये देखिए इसके पहले भी जितने हैं, अभी तो कोरोना वायरस के बारे में स्टडी चल ही रही है। हम सभी लोग जानते हैं, कभी स्टील पे 14 घंटे बताया जाता है, अभी ये देखिए KGMU की जो है जो गाइडलाइन है इसमें स्टील पर 48 आवर्स, सर्जिकल ग्लव्स पर 8 आवर्स, एल्यूमिनियम पर 2 to 8 आवर, प्लास्टिक पर 5 डेज, पेपर पर 4 to 5 डेज, ग्लास पर 4 डेज। तो ये इनका जो कोरोना एंड वुड पर 4 डेज, ये परसिस्टेंस ऑफ कोरोना वायरस ऑन द सरफेस, इसी के अनुसार हम जो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है हम प्रोटोकॉल अपनाएंगे, जैसे कि किस इन्वायरमेंट में हमें कितना फ्रीक्वेंटली जो है क्लीनिंग प्रोसीजर या डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, कैसे, वो सारी चीजें जो है इसी के बेस पर हैं। इन्वायरमेंट एंड इक्विपमेंट सरफेस टू बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड डेली, जैसे कि बेड रेल्स है, बेड मैट्रेस, आईवी पोल, मेडिसिन ट्रॉली, मॉनिटर, वेंटिलेटर ट्यूबिंग, सरफेस, कीबोर्ड, टेलीफोन रिसीवर, डोर हैंडल, नॉब्स, स्टेथोस्कोप, डायफ्राम, अदर कंपोनेंट, फ्लोर एंड वॉल्स, विंडोज, सिल्स, सिस्टर, डेस्क, टेबल सरफेस, अलमीरा हैंडल, टॉयलेट सीट्स एंड wall of toilets, toilet taps, health faucet, health faucets. High touch surfaces, जैसे कि surface that have frequent contact with hands, example almirah handle, telephone call bells, computer keyboards, light switch, edge of privacy curtain। ऐसे जो हाई टच एरिया है इनको आपको 3 to 4 आवर में इनको जो है डिसइंफेक्ट करना है। रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन देन मिनिमल कॉन्टैक्ट्स। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन is to be done daily and more frequently if the risk of environmental is bigger. Low touch surface that have minimal contact with hands, example wall and ceiling, mirror and window sills, require cleaning on a regular but not necessary daily basis when soiling or spills occurs. Many low touch surface may be cleaned on a periodic basis rather than a daily basis if they are also cleaned when visibly soiled. इसमें हम देखें, ध्यान दें कि जो हाई टच सरफेस है इन्हें हमें मोर फ्रीक्वेंटली डिसइंफेक्ट करने की जरूरत है, जैसे कि अलमीरा हैंडल है, टेलीफोन कॉल बेल्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, लाइट स्विचेज, एज ऑफ प्राइवेसी कर्टेन्स, और रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग डिसइंफेक्शन देन मिनिमल कांटेक्ट सरफेस। ऐसे ही जो लो टच एरिया है इनको जो है हम डेली बेस पे कर सकते हैं। वॉल एंड सीलिंग, मिरर एंड विंडो सिल्स रिक्वायर क्लीनिंग ऑन रेगुलर बट नॉट नेसेसरी daily basis when soiling or spills occur. Many low touch surface may be cleaned on a periodic basis rather than a daily basis if they are also cleaned when visibly soiled. Environmental surface cleaning at trauma emergency includes beds, bed mattress, patient trolley, IV pole, medicine trolley, ventilator surface, humidifier, monitors, tubing. हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर आ चुके हैं। सर एक बार यहाँ से भी जुड़े हम कर देते हैं, यहीं बैठे रहेंगे। आइए कंटिन्यू कंटिन्यू करिए। कितनी देर का है अभी तो ज्यादा है, या बीच में चाहेंगे तो सर जब कहेंगे तो environmental surface cleaning at trauma emergency include beds, bed mattress, patient trolley, IV pole, medicine trolley, ventilator surface, humidifier, monitor, tubing surface. Surface cleaning has to be done
3 times in a day। जैसा कि है कि अगर आप इमरजेंसी और ट्रामा के जो अंदर इंडोर्स हैं, बेड्स हैं, जहां पे मोर फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स आ जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वहां इन ए डे 3 times। जैसे हाई टच एरिया हमने बताया जो करेगा वो पीपीई ड्रेस पहनेगा बिफोर डूइंग डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग प्रोसीजर। फर्स्ट क्लीन थॉरोली विद डिटर्जेंट एंड वाटर विद ए क्लीन कॉटन गाज पीस, लेट इट ड्राई। इफ द क्लॉथ बिकम्स डर्टी एनफ, चेंज द क्लॉथ। जब भी हम ये सरफेस क्लीनिंग करते हैं, इसमें बेसिकली 3 सिस्टम का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम वाटर एंड डिटर्जेंट प्रयोग करते हैं, इसके बाद वाटर, और लास्ट में डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते हैं। After drying, disinfect with 0.5% hypochlorite or bleaching powder solution. Several wipes may be required to disinfect a surface. Metal surface, disinfect with 0.5% hypochlorite or bleaching powder solution. Several wipes may be required to disinfect a surface. Metal surface, disinfect with 0.5% hypochlorite or bleaching powder followed by disinfection with 70% alcohol after 5 to 10 minutes। जब भी मेटल सरफेस को हम डिसइंफेक्ट करेंगे सोडियम 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड से, और उसके तुरंत बाद 5 to 10 मिनट बाद 70% अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करेंगे, इसलिए कि हाइपोक्लोराइड जो है वो रस्टिंग क्रिएट करता है मेटल्स पे। तो उसके तुरंत बाद जो है हम 70% अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करेंगे। Floor and wall cleaning and disinfection are to be done within 7.35 hydrogen peroxide and 0.2% parastic acid. Wash your hand when doffing PPE. OT and trauma emergency, sterilize and disinfect the OT after infected surgery, COVID suspect, positive patient surgery. Do fogging with hydrogen peroxide based disinfectant 7.35 hydrogen peroxide, 0.23% parastic acid, or hydrogen peroxide with 0.01% silver nitrate hydrogen peroxide. All surface needs to be disinfected properly with 0.5% hypochlorite। ये 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सोल्यूशन है, या तो आप इसको मार्केट से अवेल कर सकते हैं, इसका बना के इसको आप घोल बनाना पड़ेगा, या तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है अभी हम आगे बताएंगे कैसे बनाया जाएगा। इससे आपको सारे सरफेस को क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना। वॉल एंड फ्लोर आर टू बी डिसइंफेक्टेड विद 0.5% हाइपोक्लोराइड एंड ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन। Environment surface cleaning of corona ward includes bed mattress, patient trolley, IV pole, medicine trolley, ventilator surface, humidifier, monitor and tubing surface। ये बेसिकली कोरोना वार्ड्स के लिए है, आइसोलेशन वार्ड के लिए। लेकिन अगर आपके यहाँ सस्पेक्ट आ रहे हैं या कोविड-19 का कोई सस्पेक्ट आया और आपने जो है अपने हॉस्पिटल पे किसी रूम को आपने कोरोना वार्ड या कोरोना आइसोलेशन वार्ड या होल्डिंग एरिया बनाया है, तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा। सरफेस क्लीनिंग हैज टू बी डन 3 times in a day whenever surface or visible soil or when contamination of the environment is suspected, such as after doing aerosol generating procedure। जब भी एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर हो, आप कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं और वो सस्पेक्टेड है, जैसे ट्रैकियोस्टमी कर रहे हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, तो वहां पे जो है ये प्रोटोकॉल फॉलो करना। वियर पीपीई बिफोर डूइंग डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग प्रोसीजर। First clean thoroughly the detergent and water with clean cotton gauze piece, let it dry। If the cloth becomes dirty enough, change the cloth। इसमें बेसिकली जब भी हम 3 बकेट अभी आगे बताएंगे, 3 बकेट सिस्टम्स हैं, जिसमें एक में हम वाटर एंड डिटर्जेंट लेते हैं, सेकंड बकेट में जो है वाटर होता है, थर्ड में जो है डिसइंफेक्टेंट होता है। तो इसी क्रम में हम हर जगह जहां पर भी सरफेस को हम क्लीन करेंगे इसी को फॉलो करते हैं। आफ्टर ड्राइंग डिसइंफेक्ट विद hydrogen peroxide wipes, several wipes may be required to clean a surface। Floor and wall cleaning and disinfection are to be done with 7.35 hydrogen peroxide and 0.23% parastic acid। Use 3 bucket system for floor cleaning, जो अभी हम पहले बता रहे थे। फ्लोर के लिए 3 bucket system, पहले में वाटर एंड डिटर्जेंट, उससे क्लीन करने के बाद फिर जो है रिंसिंग करेंगे वाटर से,
फिर ड्राई होने के बाद हम डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करेंगे। 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन हो या ब्लीचिंग पाउडर से बनाया गया 0.5% का सोल्यूशन। इसमें ध्यान ये देना है कि जब तक फ्लोर जो है ड्राई ना हो जाए हमें डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाएगा और उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। डिस्कार्ड गाज पीस एंड पीपी इन येलो बिन आफ्टर सरफेस डिसइंफेक्शन। जो भी हम पीपी के पहने हैं, पीपी के पार्ट्स हैं जो पहने हैं उसको, और जो गाज पीस है उसको हम जो है येलो बिन में डिस्कार्ड करेंगे। वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर आफ्टर डफिंग पीपी। Environment cleaning outside ward isolation room. Cleaning is to be done thrice in a day or whenever surface or visible soil or when contamination of the environment is suspected, such as after patient sneeze, cough on surface. Wear PP before doing disinfection and cleaning procedure. Clean with detergent and water followed by cleaning with डिटर्जेंट एंड वाटर। जैसा हम पहले बता रहे 3 बकेट सिस्टम को फॉलो करना है। एक में डिटर्जेंट एंड वाटर होगा, फॉलोड बाय क्लीनिंग विथ 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 1 part of 5 to 6% sodium hypochlorite to 9 part of water with bleaching powder solution. Prepare by mixing 4 teaspoon in 1 liter of water. इसमें यह है कि अगर आप ये 4 टीस्पून ले सकते हैं या आप जो है 15 ग्राम जो है आप ले लें 1 लीटर में, ये सफिशियंट होगा। अगर ये 3 टीस्पून होना चाहिए बेसिकली। ये टीस्पून जो है 3 टीस्पून जो है ये 394 बस 15 ग्राम में गेटिंग सर यहाँ 25 के डीबीआर के बराबर 394 या 6 स्पून, छोटा स्पून 6 25 के डीबीआर इसमें ला सकते हैं बारी बारी। मोबाइल से ये कुछ लोग मोबाइल से अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है ब्लीचिंग पाउडर से जो सबसे इजीली अवेलेबल है और सस्ता भी है, तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में जो है अगर हम जो है 1% का बनाना चाह रहे हैं तो उसमें 30 ग्राम होना चाहिए सॉल्यूशन, 30 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। उसकी स्ट्रेंथ आप जरूर देख लें, स्ट्रेंथ जो है वो 30 की होनी चाहिए। अगर हमें 0.5% मिलाना है तो उसमें हमें 15 ग्राम चाहिए और आप 15 ग्राम 1 लीटर में मिला देंगे, 0.5% का बन जाएगा। बनाने का जो तरीका है 1 लीटर पहले आप पानी ले लें, इसके बाद उसी 1 लीटर के पानी में से 1 कप में आप इस 15 ग्राम का पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उस 1 लीटर पानी में आपको डालना है। तो ये बन गया आपका 0.5% सोल्यूशन सोडियम हाइपोक्लोराइड का। For metal surface, this should be followed by whipping with 70% isopropyl ethyl alcohol. इसमें यह है कि अगर हम मेटल सरफेस को सोडियम हाइपोक्लोराइड से वाइप कर रहे हैं तो उसमें रस्टिंग होने का चांस होता है, इसीलिए हम उसको फॉलोड बाय 70% आइसोप्रोपिल या एथाइल अल्कोहल। Wall must be cleaned with detergent and water followed by disinfection with 0.5% hypochlorite solution or bleaching powder solution. Floor and surface cleaning and disinfection are to be done with 0.5% hypochlorite solution or with bleaching powder solution. Use 3 bucket system. Take off PP and wash hand with soap and water. Caution: do not touch door handle knob without wearing clean gloves. जब भी हम डोर हैंडल या नॉब्स को छुएं तो क्लीन ग्लव्स पहने। डू नॉट टच डोर हैंडल नॉब विदाउट सैनिटाइजिंग हैंड्स। अगर ग्लव्स नहीं पहने हैं तो हाथ को सैनिटाइज करके ही डोर हैंडल या नॉब्स को छुएं। काइंडली डिसइंफेक्ट योर शू सोल ऑन द डोर मैट कंटेनिंग 1% हाइपोक्लोराइड बिफोर गोइंग आउटसाइड। अगर आप हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं तो हॉस्पिटल के गेट पर एक सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% का सॉल्यूशन में भीगा हुआ जो है एक मैट रखें जिसपे सोल को करीब इसका कांटेक्ट पीरियड होना चाहिए 3 to 5 मिनट। आप उस पे रब करें और आगे निकलें जिससे कि इन्फेक्शन हॉस्पिटल से घर ना हो।
ये पीपी फॉर क्लीनर स्वीपर इंक्लूड द फॉलोइंग। जो क्लीनर और स्वीपर है उनके लिए जो है कौन से पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इनके कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे इम्परमेबल प्लास्टिक एप्रन, गम बूट्स, डिस्पोजेबल एंड कैप्स, डिस्पोजेबल मास्क एंड कैप, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन वेयर एवर रिक्वायर्ड। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, फ्लोर को कैसे क्लीन करना है? Remove gross soil visible to naked eye prior to cleaning and disinfection. If any needle or sharp are there in the floor, segregate in puncture-proof box safely. Use separate mop for different area, lab area, corridor, office. यहाँ एक ध्यान देने जो ये बात है कि डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट मॉप होने चाहिए। ये नहीं कि जो कॉरिडोर में जिससे लगा रहे हैं उसी से ऑफिस में और उसी से लैब एरिया में, तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। हमें लगता है कि सभी लोग इसका पालन भी कर रहे होंगे, लेकिन ये है कि कहीं कहीं पर अगर नहीं पालन हो रहा है तो इन्फेक्शन को स्प्रेड करेगा। जैसे कि अगर कॉरिडोर में है वहां पे ज्यादा लोग आ जा रहे हैं, वो उसी मॉप को आप ऑफिस में यूज करेंगे तो वहां भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। डू नॉट यूज ब्रूम वैक्यूम क्लीनर्स। आप सभी लोग पता है फूल वाला झाड़ू और वैक्यूम क्लीनर बैन हो गए हैं, यूज नहीं है, हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। आप वेट मॉप का प्रयोग कर सकते हैं। यूज डस्ट कंट्रोल मॉप प्रायर टू वेट मॉप। डू नॉट लिफ्ट डस्ट मॉप ऑफ द फ्लोर। यूज स्विvel मोशन। नेवर शेक द मॉप। मिनिमाइज द टर्बुलेंस। कभी उसको शेक नहीं करना है और स्प्लैश भी नहीं करना है मॉप को। प्रोग्रेस फ्रॉम द लीस्ट सॉइल एरिया, लो टच टू द मोस्ट सॉइल एरिया, हाई टच, एंड फ्रॉम हाई सरफेस टू लो सरफेस। जब भी हम मॉप करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि जो लो टच एरिया है, लीस्ट सॉइल एरिया है, वहां से मोस्ट सॉइल एरिया की तरफ मॉपिंग करें। एंड फ्रॉम हाई सरफेस टू लो सरफेस। वॉश द मॉप अंडर रनिंग वाटर बिफोर डूइंग वेट मॉपिंग। An area of 120 square feet to be mopped before re-dipping the mop in the solution. And cleaning solution to be changed after cleaning an area of 240 square feet. जब हम 240 स्क्वायर फीट एरिया जो है कवर करेंगे, क्लीनिंग सोल्यूशन चेंज करेंगे और 120 स्क्वायर पर रीडिप करेंगे। चेंज मोर फ्रीक्वेंटली इन हेवीली कंटामिनेटेड एरिया व्हेन विजिबली सॉइल्ड एंड इमीडिएटली आफ्टर क्लीनिंग ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। Mopping floors using wet mop and bucket. Prepare fresh cleaning solution. Place wet floor caution sign outside of the room or area being mopped. Divide the area into section. Immerse mop in cleaning solution and wring out. Push mop around, paying particular attention to removing soil from corner. Avoid splashing wall or furniture. जब भी मॉपिंग करें तो ये निर्देश दें कि स्प्लैश ना करें। मोपिंग फ्लोर यूजिंग वेट मॉप एंड बकेट। यूज फिगर ऑफ 8। ये डिस्कार्ड हो चुका है, ये मेथड अब डिस्कार्ड हो चुका है। फॉर स्मॉल स्पेसेस स्टार इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, ड्रैग द मॉप टुवर्ड यू देन पुश इट अवे। इसमें ध्यान ये देना है हमें स्ट्रेट मॉपिंग करें और कोशिश ये करें कि उसको एरिया में डिवाइड कर लें और स्लाइटली ओवरलैप करनी चाहिए मॉप को। Work in straight, slightly overlapping lines and keep the mop head in full contact with the floor. Repeat until entire floor is done. ये इस विधि का प्रयोग नहीं करना है, सीधा आपको मॉपिंग करनी है। इस पे अभी हमारे साथ सोलंकी सर हैं, ये बाद में जब बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ाएंगे सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पर चर्चा कर लेंगे। ट्रिपल बकेट सिस्टम जो है मॉपिंग का फ्लोर क्लीनिंग का है। जो प्रोसीजर फॉर वॉशिंग, रिंसिंग एंड सैनिटाइजिंग वेयर डिफरेंट बकेट एंड स्पंज आर मॉप इज यूज्ड फॉर ईच टास्क। फॉर वॉशिंग, फर्स्ट बकेट विद वाटर एंड डिटर्जेंट इज यूज्ड ओनली फॉर दिस पर्पज एंड विल नॉट बी यूज्ड फॉर रिंसिंग और सैनिटाइजिंग। सेकंड जो है, जो सेकंड बकेट है वो रिंसिंग के लिए है जिसमें केवल वाटर होगा। थर्ड बकेट जो होगा इसमें डिसइंफेक्टेंट होगा। ये 3 बकेट सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है और ये फॉलो होनी चाहिए हर हॉस्पिटल में। ये है मॉपिंग फ्लोर यूजिंग वेट मॉप एंड बकेट सिस्टम। पहले बकेट में वाटर डिटर्जेंट, सेकंड में ओनली वाटर और थर्ड में वाटर प्लस डिसइंफेक्टेंट।
इस तरह का होना चाहिए जो ट्रांसपोर्टेबल है, इधर से उधर आप ले जा सकते हैं। डिसइंफेक्टिंग एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे? ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस मस्ट वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पेशेंट एंड अटेंडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विथ ट्रिपल लेयर मास्क एंड ग्लव्स। Disinfect all surface within ambulance with detergent and water followed by 70%, followed by 1% hypochlorite solution. All metal surface to also disinfect with 70% alcohol after using hypochlorite. Disinfect the floor of ambulance with 1% hypochlorite. अगर आपके हॉस्पिटल में कोई सारी का पेशेंट आता है तो आप उसको जब भी आप डेडिकेटेड हॉस्पिटल में आप या सस्पेक्ट आता है या जो है कोविड-19 का कंफर्म केस आता है तो आप जो है उसको जब भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि आपकी एम्बुलेंस कौन है। अगर वो पार्टीशन वाली एम्बुलेंस है तो ड्राइवर लो रिस्क पर होता है जिसमें वो सेपरेशन है। अगर सेपरेशन नहीं है तो ड्राइवर और ईएमटी दोनों जो है हाई रिस्क पर है और दोनों को फुल पीपीई किट में होना चाहिए। और हर सारी के पेशेंट को जब भी आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक पेशेंट ट्रांसफर करने के बाद एम्बुलेंस शुड बी डिसइंफेक्टेड विद दीज प्रोटोकॉल। सबसे पहले ये है कि आप उसको एम्बुलेंस को डिटर्जेंट एंड वाटर से वॉशिंग करवाएं। इसके बाद 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उस पे यूज करें और बाद में जो है फॉलोड बाय 70% अल्कोहल यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड। डिसइंफेक्ट द फ्लोर ऑफ एम्बुलेंस विद 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम मेटल सरफेस जो होता है हमारे एम्बुलेंस में उसको इसलिए हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करने के बाद 70% अल्कोहल से को उसको यूज करते हैं, इसलिए कि उस पे रस्टिंग हो जाती है हाइपोक्लोराइड की वजह से। आफ्टर क्लीनिंग, इफ डिस्पोजेबल पैड्स आर यूज्ड, डिस्कार्ड देम इन येलो बैग। जितने भी सस्पेक्ट या कोविड-19 के पेशेंट के जो भी डिस्पोजेबल्स निकलते हैं उनको हमें येलो बिन में डालना है और ये भी ध्यान रखना है कि उसको डिसइंफेक्ट कर दें उसी बाल्टी में 0.5% सॉल्यूशन ऑलरेडी उसमें जो है घोल के रखे रहें। आफ्टर क्लीनिंग wash the cloth with detergent and sun dry. Launders mop heads daily. All washed mop head must be dried thoroughly before reuse. Clean sanitation cart and cart used to transport biomedical waste. All attachment of machines should be removed, emptied, cleaned. Laundry and cleaning and disinfection of isolation room after patient discharge. लॉन्ड्रिंग पेशेंट क्लॉथ, अगर पेशेंट के क्लॉथ को जो है लॉन्ड्री में भेजना है तो उसके पहले क्या करना है? प्लेस सॉइल क्लॉथ इन डिजिग्नेटेड कंटेनर फॉर लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्री जो भी आपके पास अगर सस्पेक्टेड केस है या ये तो वैसे है आइसोलेशन वार्ड के लिए जो हमारे यहाँ अभी चल रहे हैं उनके पेशेंट के क्लॉथ को क्या करते हैं कि उसमें जो है कि एक डिजिग्नेटेड कंटेनर होता है जिसमें लिखा होता है कि कोविड-19 क्लॉथ ऑफ कोविड-19 पेशेंट, डू नॉट शेक द क्लॉथ। पेशेंट के क्लॉथ को या जब भी हम कहीं से सस्पेक्ट को देख के जाएं कभी अपने भी क्लॉथ को हम उसको शेक ना करें। पेशेंट क्लॉथ लॉन्ड्री इज टू बी डन बाय डिपिंग इन 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट। क्लॉथ को हमें डिसइंफेक्ट करने के बाद ही हमें लॉन्डर्स को देने हैं। 0.5% hypochlorite solution for 30 minutes followed by washing with detergent and hot water 70 degree. Or the patient may dispose cloth in yellow bins for incineration. अगर वो डिस्पोजेबल है तो उसको हम येलो बिन में डाल दें, उसको लॉन्डर्स को ना दें। सेफ हैंडलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ सॉइल लाइनन, क्लॉथ का हो गया। लिनन को अगर हम जो है इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये है कि पीपीई किट पहने। सेकंड, जो भी लिनन है उसको सेक ना करें, जैसे कि वार्ड बॉय अक्सर करते हुए देखते हैं सिस्टर की वहीं पर झाड़ना शुरू कर देते हैं बेडशीट को। उसको झाड़ना नहीं है, उसको फोल्ड कर लेना है, सेक नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। कैरी सॉइल लिनन इन कवर्ड कंटेनर आर येलो कलर प्लास्टिक बैग टू प्रिवेंट स्पिल्स एंड स्प्लैश एंड कन्फाइन द सॉइल लिनन टू डेजिग्नेटेड एरिया interim storage area until transported to laundry. These bags must be labeled with sign of corona ward. Wash hand with soap and water after discarding PP.
cleaning and disinfection of isolation room when patient is discharged. अगर आपके यहाँ आइसोलेशन वार्ड है तो ठीक है, नहीं तो होल्डिंग एरिया के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, या जिस कमरे में आपने सस्पेक्ट को रखा है वहां पे ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं. टू बी डन सेम एज डिस्क्राइब्ड अबव. फॉगिंग विथ 7.35% हाइड्रोजन peroxide, 0.23% paracetic acid is to be done. Ask the patient to take bath with soap and water and wear clean cloth. Launders or dispose patient old cloth as described previously. Patient belongings such as mobile, laptop, surface needs to be disinfected with accelerated hydrogen peroxide wipes for 1 minute thoroughly, followed by disinfection with spirit soap, dry and handle them to after 1 minute. बायोमेडिकल वेस्ट, ये सेशन यहीं पे मेरा खत्म हुआ. अब हमारे सोलंकी